बोलती किताबें के तीसरे अंक में आप सबको दीपक की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आज एक बार फिर आपको बहुत ही रुचिकर लगे ऐसी किताब के साथ हाजिर हूँ। किताब का नाम है क्रिकेट का कॉमनवेल्थ, विश्व के सबसे शिष्ट खेल के प्रति मेरा आजीवन प्रेम संबंध। लेखक है प्रोफेसर रामचंद्र गुहा, अनुवादक है केतन मिश्रा। सन 2022 में हार्पर कॉलिंस ने यह किताब प्रकाशित की है। इस किताब में 2019 तक की क्रिकेट की बातें आ जाती है, इसलिए सिर्फ पुरानी पीढ़ी को नहीं बल्कि वर्तमान में भी जो लोग क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं उनको भी यह किताब बहुत ही अच्छी लगेगी। हालांकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के प्रसंगों के बारे में बहुत बात नहीं की गई है, क्योंकि स्वयं रामचंद्र गुहा कोई टेस्ट खिलाड़ी नहीं थे, वह एक पत्रकार थे। तो उस नज़रिए से इस किताब को आपको जानना होगा। इस किताब के शुरू के प्रकरण आपको उबाऊ लगेंगे और मेरे सामने दिक्कत यह है कि यह किताब ऑडियो फॉर्म में 15 घंटे और 32 मिनट की है। उसको मुझे 15-20 मिनट में समाना है, तो कैसे वह कर पाऊंगा? यह एक बहुत ही बड़ा टारगेट है क्रिकेट की भाषा में मेरे लिए। तो शुरू के प्रकरण उबाऊ इसलिए हैं क्योंकि उसमें जहाँ उनका बचपन बीता देहरादून, वहाँ की लोकल क्रिकेट, स्कूली क्रिकेट और इसके अलावा उनके परिवार के बारे में विस्तार से बात की गई है। पर फिर भी रुचिकर इस रूप में आपको हो सकती है कि उस वक्त कई ऐसे खिलाड़ी थे जो एक साथ कई खेल खेलते थे। जैसे कि राम बहादुर नाम का एक व्यक्ति है जो कलकत्ता में ईस्ट बंगाल की ओर से खेलता था और भारत की ओलंपिक टीम में भी वह रह चुका था, फुटबॉल की टीम में, और देहरादून में वह क्रिकेट खेलते थे। इसके अलावा उनका बहुत ही निकट से जिनसे नाता रहा वह उनके मामा एन दुरईस्वामी। वह क्रिकेट, हॉकी, टेनिस और फुटबॉल ये सब खेलते थे। उनके मामा बहुत अच्छे क्रिकेटर थे और अगर एक एक्सीडेंट नहीं हुआ होता जिनमें उनका एक हाथ नाकारा हो गया तो वह भारतीय टेस्ट टीम में भी आ सकते थे। पर क्रिकेट की उन्होंने सेवा बहुत की। रामचंद्र गुहा हाई स्कूल तक देहरादून में पढ़े और इसके बाद दिल्ली में सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़े। पर हाई स्कूल और सेंट स्टीफन कॉलेज में जाने के दौरान उनके पास 6 महीने का समय था और उस वक्त वह देहरादून से बंगलोर आ जाते थे जहाँ उनके नाना नानी रहते थे। और यहाँ से किताब अपना गियर बदलती है और पिकअप पकड़ती है, क्योंकि वह बात करते हैं 1974 की, 1974 की बात। वहाँ वह रणजी ट्रॉफी के बारे में अपना विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। वे लिखते हैं कि उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बहुत कम हुआ करती थी, इसलिए लोकल क्रिकेट में भी लोगों को काफ़ी रुचि रहती थी। रणजी ट्रॉफी देखने के लिए 20 से 30 हज़ार लोग ग्राउंड पर आते थे। मैं भी इस बात को मानता हूँ, क्योंकि स्वयं मैं भी रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी की 5 दिन की कमेंट्री बहुत ही, रणजी ट्रॉफी 3 दिन की होती थी, फाइनल 5 दिन का होता था, तो वह कमेंट्री मैं सुना करता था। इतना ही नहीं, उस वक्त दिल्ली में गोस्वामी गणेश दत्त और शीश महल नाम के क्लब क्रिकेट के टूर्नामेंट हुआ करते थे, उसकी कमेंट्री को भी मैं सुनता था। गुहा जी लिखते हैं कि 40 और 50 के दायके में नॉकआउट राउंड बहुत ही कांटे के होते थे और काफ़ी रुचिकर होते थे। हालांकि उनका जन्म 1958 में हुआ है, तो पर हुआ यह कि 1958 से 1973 तक लगातार 15 साल बम्बई रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप जीतती रही। इस दौरान सिर्फ राजस्थान की टीम ने 7वें दायके में उनको कड़ी चुनौती दी। राजस्थान की टीम 6 बार फाइनल में पहुंची। उसका पूरा श्रेय उदयपुर के महाराजा भगवंत सिंह जी को जाता है। उन्होंने राजस्थान को जिताने के लिए काफ़ी सारे टेस्ट खिलाड़ियों को राजस्थान की टीम में शामिल किया, कुछ बम्बई के खिलाड़ियों को भी उसमें लिया और उन्होंने प्रण लिया था कि अगर राजस्थान की टीम चैंपियनशिप जीत गई
तो वो बनारस में गंगा स्नान करेंगे। यहाँ रामचंद्र जी एक चुटकी लेते हैं, क्योंकि रामचंद्र जी दूसरों पर भी व्यंग कसते हैं और अपने पर भी वह व्यंग करते हैं। वे लिखते हैं, यह मौका तो कभी नहीं आया, मगर अगर यह मौका आया होता तो बनारस में एक बड़ी भीड़ इकट्ठा होती। इसलिए नहीं कि एक महाराजा गंगा स्नान कर रहे हैं, पर इसलिए कि वह उस वक्त 200 किलो से ज़्यादा थे, तो उसको देखने के लिए एक बड़ी भीड़ इकट्ठा होती। उस रणजी ट्रॉफी का विश्लेषण करते हुए लिखते हैं, 1974 की रणजी ट्रॉफी का विश्लेषण करते हुए वे लिखते हैं कि सेमीफाइनल में टॉस जीतकर कर्नाटक ने दाव लिया। उनके ओपनर विजय आउट हो गए। उसके बाद जीआर विश्वनाथ खेलने आए। बंबई के फास्ट बॉलर इस्माइल अब्दुल की पहली गेंद उनके पेड़ पर लगी और उस वक्त वह साफ एलबीडब्ल्यू थे। गवास्कर ने भी, जो पिछली किताब के बारे में मैंने विश्लेषण किया था, माई सनी डेज, उसमें उन्होंने भी यह लिखा है कि विश्वनाथ पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू थे, पर अंपायर ने उसको नहीं दिया और फिर उन्होंने 162 रन बनाए और इसके कारण पहली इनिंग की लीड के आधार पर कर्नाटक फाइनल में पहुंचा और बंबई सेमीफाइनल में हार गया। फाइनल में कर्नाटक ने राजस्थान को हराकर यह ट्रॉफी जीती। विश्वनाथ को नॉट आउट देने वाले अंपायर गांगुली थे। कहते हैं कि बंगाल जाने के बाद उन्होंने वहाँ के खिलाड़ियों के साथ भेंट करते हुए बताया कि आप लोग बरसों से जो काम कर ना पाए वह मैं करके आया हूँ। इस बार बंबई फाइनल में नहीं खेल रहा है और वह चैंपियनशिप नहीं जीत पाएगा। इसके बाद रामचंद्र गुहा जी लिखते हैं कि यह चैंपियनशिप जीतना न सिर्फ कर्नाटक के लिए बल्कि पूरे देश के लिए लाभकारक था, क्योंकि यहाँ से ही क्रिकेट का विकेंद्रीकरण हुआ। अगले 15 साल में बंबई सिर्फ 3 बार रणजी ट्रॉफी फाइनल जीत पाई, बाकी 12 बार भारत की अन्य टीमें जीती। इससे देश के अन्य भागों में भी क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ गई और भारत की टीम में भी बंबई के अलावा बाकी प्रदेश के खिलाड़ी आने लगे। 1971 में वेस्ट इंडीज़ को टीम को हराने वाली भारतीय टीम के 11 खिलाड़ियों में 6 खिलाड़ी बंबई के थे। उसके बाद सेंट स्टीफन कॉलेज में गुहा जी दाखला लेते हैं और यहाँ उनकी मुलाकात कई सारे ऐसे खिलाड़ी से होती है जो आगे जाकर रणजी ट्रॉफी और भारत के लिए भी खेलते हैं, जिनमें अरुण लाल, कीर्ति आज़ाद और एक दो को मैं भूल रहा हूँ। अरुण लाल के बारे में लिखते हैं कि वह उनको मिलने के बाद उनको पता चला कि यह तो उनके जो देहरादून का दून स्कूल था उनके दुश्मन स्कूल में पढ़ते थे, यानी कि अजमेर का मेयो स्कूल। 1979 के बाद क्रिकेट में उनकी रुचि थोड़ी कम हो जाती है गुहा जी की, क्योंकि वो कलकत्ता पढ़ने चले जाते हैं और वहाँ एक मार्क्सिस्ट प्रोफेसर के प्रभाव में वो आ जाते हैं। वो कहते हैं कि क्रिकेट के जरिए जो वर्ग संघर्ष होता है उससे ध्यान हटाने के लिए बुर्जुआ लोग क्रिकेट को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका चले जाते हैं, इससे उनकी क्रिकेट में रुचि और कम हो जाती है। पर वापस भारत आने के बाद वह बेंगलोर में स्थायी होते हैं। बेंगलोर के जो क्रिकेट क्लब है FUCC, BUCC और सात्विक के बारे में भी उन्होंने काफ़ी लिखा है। वह लिखते हैं कि BUCC और सात्विक क्लब स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को भी हैंडल करते थे, इसलिए FUCC के खिलाड़ियों को कर्नाटक की टीम में या भारतीय टीम में बहुत स्थान नहीं मिलता था। उनके इस आंकलन से मेरा एक सवाल जो बरसों से मुझे उसका हल नहीं मिल रहा था, उसका भी मुझे हल मिला। सुधाकर राव जो बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था, रणजी ट्रॉफी में भी काफ़ी उनके रन थे
और मैंने देखा था कि जो भी विदेशी टीम भारत आती थी और भारत में वो जो फ्रेंडली मैच खेलती थी, उसमें भी बहुत सारे में सुधाकर राव के शतक होते थे, फिर भी सुधाकर राव को भारतीय टीम में स्थान नहीं मिला। तो उसका कारण यह था कि सुधाकर राव FUCC क्लब से खेलता था। मैंने जो बात कही कि रामचंद्र गुहा अपने पर भी व्यंग कसते थे, उसके 3 उदाहरण अब मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। भारत में जब अमेरिका से आ गए और उन्होंने क्रिकेट पर किताबें लिखना शुरू किया, तो उन्होंने पहली क्रिकेट की किताब लिखी, विकेट्स इन ईस्ट। उस किताब को विस्डन बुक ऑफ क्रिकेट में स्थान मिला। विस्डन बुक ऑफ क्रिकेट इंग्लैंड से छपती थी और उसमें क्रिकेटरों को सम्मानित किया जाता था और क्रिकेट पर अच्छी किताबों का विश्लेषण किया जाता था। तो उस किताब का विश्लेषण करते हुए एलन रोस, जो इंग्लैंड के उदारवादी पत्रकार थे, वह लिखते थे कि वैसे तो गुहा जी की पकड़ क्रिकेट के अलावा और सारे भारतीय विषयों पर है, पर वो जिस गर्माहट और जिस दृष्टिबिंदु से लिखते हैं, वह मार्क्सवादी दृष्टिकोण से शुरू के पढ़ाई करने वाले खिलाड़ी, पढ़ाई करने वालों में जो गर्माहट और दृष्टिबिंदु होते हैं, उस दृष्टिबिंदु और गर्माहट के साथ वह लिखते हैं। तो यह उन्होंने एलन रोस ने जो उन पर व्यंग कसा था, उसकी यहाँ वह लिखते हैं। इसके अलावा मंसूर अली खान पटौड़ी को BBC की तरफ से एक प्रस्ताव मिला था, जिसमें भारत के क्रिकेट के सामाजिकरण पर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। उस वक्त रामचंद्र गुहा ने एक किताब लिखी थी, कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड। तो पटौड़ी को लगा कि उनके लिए रामचंद्र जी उपयुक्त होंगे, तो उनको उन्होंने अपने घर पर निमंत्रित किया और दरवाजे पर उनका स्वागत करने के लिए स्वयं वे और उनकी पत्नी शर्मिला टैगोर उपस्थित थी। ये बात महत्वपूर्ण इसलिए है कि स्वयं पटौड़ी एक राज्य के नवाब के बेटे थे, तो मेहमानों का स्वागत करने के लिए वे स्वयं दरवाजे पर आमतौर पर नहीं होते थे। तो ये महत्वपूर्ण बात थी। और विदा देने के लिए भी वे आए। वहाँ जो बात हुई उस दौरान वह रामचंद्र जी को प्रोफेसर रामचंद्र जी कहकर संबोधित करते थे, पर विदा करने के वक्त उन्होंने रामचंद्र जी को कहा कि आपको मिलकर बहुत ही खुशी हुई, यह पहली मुलाकात बहुत ही अच्छी लगी। तब रामचंद्र जी कहते हैं, नहीं सर, मैं आपको दूसरी बार मिला हूँ। पहली बार 1974 में मिला था, जब आप दिल्ली में अपनी होटल में खाना खा रहे थे और आप अंडे खा रहे थे और मैं किरमानी के बारे में पूछने आया था। यह सब बात सुनते हुए पटौड़ी के चेहरे के भाव बदल गए और उनको लगा कि यह तो एक बड़बोला चिपकू फैन है। तो ये रामचंद्र जी अपने पर व्यंग कसते, क्योंकि दोबारा पटौड़ी ने उनको कभी नहीं बुलाया। तीसरा व्यंग राहुल द्रविड़ के साथ हुआ था। 2007 में राहुल द्रविड़ इंग्लैंड में जब खेल रहे थे, तब वो मिडअप पर फील्डिंग भर रहे थे और उसके कारण स्लिप में कई सारे कैच छूट रहे थे। तो उन्होंने, रामचंद्र जी ने एक खत लिखा, उनको ईमेल किया और उनको सलाह दी कि आप स्लिप पर खड़े रहें ताकि जो कैच छूट रहे हैं वह न छूटे। उसका जवाब 2 दिन के बाद राहुल द्रविड़ ने दिया कि आपने स्वाधीन भारत पर एक किताब लिखी है, उसके 80 पाने मैंने पढ़ लिए हैं और बाकी के पन्ने पढ़ने के बाद मैं चाहूँगा कि उस किताब के बारे में आपसे हम बात कर पाए। यहाँ रामचंद्र जी लिखते हैं कि राहुल द्रविड़ ने बहुत शालीनता के साथ और बहुत ही नाजुक शब्दों के साथ मुझे ये जतला दिया था कि अच्छा होगा कि आप क्रिकेट के बारे में अपना मुंह बंद रखें और आपका जो विषय है इतिहास, उस पर ही किताब लिखें। तो उन्होंने मुझे धराशायी कर दिया था। तो यह भी एक व्यंग था इसकी पूरी, और ऐसे तो कई सारी व्यंग के बारे में वो इस किताब में बताते हैं।
रामचंद्र जी ने इस किताब में बहुत सारे खिलाड़ियों के बारे में लिखा है, तो वह तो आप किताब सुनेंगे तभी आपको यह सारी बातें जानने मिलेगी। पर 3 खिलाड़ियों की बात मैं यहाँ करना चाहूँगा। पहले खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलिया के कीथ मिलर। कीथ मिलर को भारतीय उपमहाद्वीप से बहुत ही प्यार था। 1945 में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो सेना में लड़ चुके थे ऐसे क्रिकेटरों की एक टीम लेकर वो भारत आए थे, उसकी बात लिखते हैं। इसके बाद 1948 में ऑस्ट्रेलिया का एक जहाज़ बम्बई के दरियाई तट पर रुका था जिसमें ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम थी। यह बात जब पता चली तो विजय मर्चेंट उसके कप्तान डॉन ब्रैडमैन को खाने का निमंत्रण देने के लिए गए, जिसका डॉन ब्रैडमैन ने इनकार कर दिया था। उस पर कीथ मिलर ने लिखा कि भारत के एक महान खिलाड़ी अपने अभिमान को बाजू पर रखकर जब निमंत्रण देने गए तो डॉन ब्रैडमैन को इनकार नहीं करना चाहिए था। वैसे भी कीथ मिलर रिकॉर्ड के लिए बहुत लालायित नहीं रहते थे, इसलिए उनकी डॉन ब्रैडमैन से नहीं पटती थी। 1948 में एसेक्स ने ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को एक इनिंग में आउट कर दिया। यह इंग्लैंड की पहली काउंटी थी। उस एक दिन में ऑस्ट्रेलिया ने 721 रन बनाए थे एक ही दिन में, पर वो टीम आउट हो गई थी, ऑल आउट हो गई थी। उस मैच में स्वयं डॉन ब्रैडमैन ने 187 रन बनाए थे, पर कीथ मिलर को लगा कि एक सामान्य पिच में दोयम दर्जे के खिलाड़ियों बॉलरों को खेलने में कोई रुचि नहीं है, तो वह पहली ही गेंद पर जानबूझकर बोल्ड हो गए थे। 1976 में जब जिन्ना की जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी तो पाकिस्तान में एक टूर्नामेंट हुआ था। उसमें कोई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी नहीं आए थे, सिर्फ कीथ मिलर आए थे और वो भी बिना पैसे लिए खेलने के लिए तैयार हुए थे, तो उनको भारतीय महाद्वीप से बहुत प्यार था। दूसरे खिलाड़ी है फ्रैंक वोरेल। फ्रैंक वोरेल अपने कप्तान के साथ मतभेद होने के कारण कोई ऑफिशियल टेस्ट तो भारत में नहीं खेले हैं, पर 1948 से 1953 के बीच में 3 बार कॉमनवेल्थ टीम भारत में आई थी और उसके साथ वो आए थे और बहुत ही बढ़िया खेले थे भारत में। 1962 में वह यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज़ के डायरेक्टर के रूप में मदुराई यूनिवर्सिटी में आए थे, तो उन पर एक किताब मदुराई यूनिवर्सिटी के पेरुमल नाम के उस वक्त के रजिस्ट्रार ने लिखी है। उसमें वे लिखते हैं कि फ्रैंक वोरेल ने बहुत ही कुछ पढ़ रखा था और उन्होंने मदुराई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के साथ बहुत ही उत्कृष्ट चर्चा की थी। उनको ठहराने के लिए मदुराई के महाराजा का जो गेस्ट हाउस था उसमें एक रूम बुक किया गया था, पर फ्रैंक वोरेल 1950 में जाने वाली भारत की टीम के एक फास्ट बॉलर कन्हई रामचंद्र के सामान्य घर पर जाकर ठहरे थे, वो उस गेस्ट हाउस में नहीं ठहरे थे, तो ऐसे सादे व्यक्ति थे। उस फ्रैंक वोरेल की याद में कलकत्ता में हर फरवरी में एक ब्लड कैंप का आयोजन किया जाता है, ब्लड डोनेट कैंप का। उसका कारण यह है कि 1962 में भारत की टीम वेस्ट इंडीज़ गई थी और वहाँ भारत के कप्तान नरी कॉन्ट्रैक्टर का सिर फूट गया था, तो उस वक्त उनको ब्लड डोनेट करने वालों में फ्रैंक वोरेल भी थे। तीसरे खिलाड़ी हैं श्रीलंका के विकेटकीपर संगकारा। उनके बारे में लिखते हैं कि 4 जुलाई 2011 में MCC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पर लॉर्ड्स में एक बहुत ही उम्दा भाषण लेक्चर संगकारा ने दिया था। उसमें उनकी बुद्धिमानी और उनकी विद्वता की प्रतिभा की झलक मिलती है, तो उस भाषण को आप उस किताब में सुन सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पर आते हैं। 2013 में भारतीय क्रिकेट में एक बहुत बड़ा विवाद हुआ श्रीनिवासन के बारे में, तो वो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। उसकी जांच करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज मुदगल के अध्यक्षता में एक
जांच कमेटी बनाई गई, एक कमीशन बनाया गया, उसने अपने जो निष्कर्ष दिए, उसके बाद लोढ़ा कमेटी बनाई गई जिसने मुदगल कमेटी के निष्कर्षों को जांचा और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसको कैसे ठीक किए जा सकते हैं उसके सुझाव दिए। उस पर फिर कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की नियुक्ति हुई जिसकी अध्यक्षता विनोद राय ने की थी और उस कमेटी में 3 लोगों की नियुक्ति हुई, स्वयं प्रोफेसर रामचंद्र गुहा, डायना एडलजी और विक्रम लिमय। उसमें रामचंद्र गुहा ने जो मुद्दे उठाए उसमें खास करके क्रिकेट के हितों की टकराहट और उसमें जो लोग शामिल थे और जो भ्रष्टाचार हो रहा था, जो सुपरस्टार कल्चर स्थापित हो गया था और आईपीएल के कारण जो नुकसान हो रहा था, उन सब के बारे में उन्होंने कई सारे मुद्दे उठाए। उसका विस्तार से विवरण इस किताब में दिया गया है। उसमें 2 क्रिकेटरों के साथ उसके संबंध काफ़ी खराब हुए, एक तो सुनील गावस्कर और राहुल द्रविड़। जब इस कमेटी में उनकी नियुक्ति हुई थी तब उसके पत्रकार दोस्त सी वेंकटेश ने उनको कहा था कि अब आपके मन में जो क्रिकेट के प्रति रोमांच है वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आप क्रिकेटरों के साथ निजी रूप से जुड़ जाएंगे। तो यह बात उनको भी सही लगी। इसके अलावा उन्होंने जो अपनी पहली किताब लिखी थी विकेट्स इन ईस्ट, उसकी समीक्षा लिखते हुए सुरेश मेनन ने लिखा था कि आप क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में बहुत स्नेह से लिखते हैं, उसका कारण यह है कि आप उनको उनकी टूर पे और प्रेस बॉक्स से फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए उनकी जो कमियां हैं वो आपको मालूम ही नहीं है। तो यहाँ आकर मैं भी यह कहूँगा कि यह किताब पढ़ने के बाद मुझे भी सुनील गावस्कर के प्रति जो स्नेह था वो थोड़ा तो कम हुआ है, पर फिर भी मैंने इसी किताब से सीखा कि एक लेखक के रूप में, और मैंने पिछली बार भी बाबरनामा में भी कहा था कि एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में आपको हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए। तो यहाँ पर भी इतना सारा संघर्ष हुआ सुनील गावस्कर के साथ, फिर भी स्वयं रामचंद्र जी भी न्यूट्रल रहे हैं, क्योंकि किताब का अंत करते हुए जो प्रकरण उन्होंने लिखा है, क्योंकि संघर्ष तो पहले हो चुका था, तो अंतिम प्रकरणों में भी एक क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में वह गावस्कर की तारीफ करने से नहीं चूकते हैं। वह लिखते हैं कि उनके मामा दुराई कहते हैं कि अगर गावस्कर ने इंग्लैंड के तरफ से क्रिकेट खेला हुआ होता तो उनको अर्ल का खिताब काफ़ी पहले मिल चुका होता, क्योंकि उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 13 शतक लगाए, उनमें से 7 शतक स्वयं वेस्ट इंडीज़ में लगाए थे। तो ये जो मतभेद थे उसमें राहुल द्रविड़ के साथ जो मतभेद हुआ उसके बारे में मैं यहाँ कहना चाहूँगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, कि वह हम पर भी लागू होता है। कैसे? तो राहुल द्रविड़ के साथ जो मतभेद हुआ उसके बाद उनके संबंध उनसे टूट गए, क्योंकि एक किताब के इनॉग्रेशन के लिए रामचंद्र जी ने राहुल द्रविड़ को निमंत्रित किया, एक डिनर के लिए निमंत्रित किया, पर राहुल द्रविड़ ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। पर राहुल द्रविड़ अंडर 19 टीम लेकर जब इंग्लैंड गए तब उन दोनों के कॉमन फ्रेंड इंग्लैंड के भूतपूर्व कप्तान माइक ब्रेली ने राहुल द्रविड़ को एक सलाह दी कि मानव रिश्तों में निजी अहम को आड़े नहीं आने देना चाहिए। और इसके बाद राहुल द्रविड़ ने स्वयं रामचंद्र को ईमेल लिखा और उसमें उन्होंने अपनी बात रखी। तो यहाँ यह बात हम पर भी निजी रूप से लागू होती है कि हमारे भी जो रिश्ते होते हैं वह रिश्ते बरकरार रहने चाहिए। कोई भी मतभेद हो जाए तब भी उसमें हमारे निजी अहम आड़े नहीं आना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ बहुत
कम शब्दों में कहा है, बाकी विस्तार से तो आप इस किताब में ही जान पाएंगे। तो यह सारी बातें इस किताब में थी। किताब आप सुनो, यह मेरा आग्रह है, क्योंकि मैंने कहा कि 15 घंटे और 32 मिनट में जो बात बताई गई होगी वो तो बहुत ही विस्तार से बताई होगी, और मैंने तो कितने मिनट हुए मुझे ही मालूम नहीं है। ये ऑडियो पूरा होने के बाद ही मैं देखूंगा। तो बहुत ही कम मिनटों में मैंने इसको कहने की कोशिश की है, इसलिए बहुत सारी बातें छूट गई है, ये बात तो जाहिर है। तो देखें आप कि किताब कितनी रुचिकर है, आप सुने तभी आपको मालूम होगा। चलिए, और एक बात और कि आप YouTube में कमेंट लिखें और उसमें सवाल पूछें। हो सकेगा तो मैं वहीं पर लिखकर आपको जवाब दूंगा, पर अगर आप रिकॉर्डिंग क्लब के सभ्य हो तो मैं रिकॉर्डिंग क्लब के व्हाट्सएप ग्रुप में भी उस जवाब को देने की कोशिश करूंगा। तो कमेंट्स भी लिखें। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।